हेलो, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी मंत्रा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था उसमें आपको आज क्लास ये हमारा दूसरा होगा। इसके पहले क्लास में आपको डिटेल से डिस्कशन की जा चुकी है, जिसमें से कई विद्वानों ने जो कहा गांव के बारे में, हमारी संस्कृति क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से डिस्कशन किया जा चुका है। आज आपको क्लास ये दूसरा रहेगा। हम आपको इतना मैट प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको कुछ छूट ना पाए। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो कई चीज़ें कई जगह से पढ़ लेता है, जिससे उसका मार्क भी अच्छा आता है। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास 2 में ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में क्या कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास हमारा वैदिक युग से शुरू होता है। वैदिक युग में हम देखते हैं कि दो चीज़ें थी। एक था पंचायत थी, दूसरा था ऋग्वेद में क्या क्या हुआ। तो वैदिक युग में हम देखें एक पंचायत व्यवस्था थी जो क्या करती थी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का क्या होता था, समूह होता था। दूसरा ऋग्वेद में हमारे 3 समितियां थी, सभा थी, उसके बाद दूसरा समिति थी, तीसरा हमारा विदत था। सभा क्या करता था, न्याय करता था। समिति हमारी क्या करती थी, कानूनों का निर्माण करता था। और विदत क्या था, जो धार्मिक एवं सैनिक से महत्व जितने भी कार्य होते थे वो कौन कार्य करता था, विदत। तो ये स्थानीय स्तर के क्या थे, लोकतांत्रिक निकाय थे। तो हम जान गए वैदिक युग में जो ऋग्वेद थी उसमें 3 थे, सभा, समिति एंड विदत। और पंचायत एक होता था जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह होता था। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिटेल में पढ़ना है जिससे वहाँ पे अच्छे से अच्छा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, जिससे कुछ चीज़ छूट ना पाए। और आपको ये शार्ट नोट दिया जा रहा है बिल्कुल से, और इससे बाहर तो नहीं लगता कि आ सकता है। और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हम वैदिक युग देख लिए। नेक्स्ट हमारा है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में हम देखते हैं कि रामायण था और दूसरा हमारा महाभारत था। रामायण में प्रशासन 2 भागों में विभाजित था, पहला पूर्व, दूसरा जनपद, जिसको हम लोग क्या कहते थे, ग्राम कहा जाता था उस टाइम। और इसमें एक जाति पंचायत होती थी, जो जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही राजा के मंत्रिपरिषद का क्या होता था, सदस्य होता था। तो हम जान गए रामायण में जो प्रशासनिक संबंधित जो थी वो 2 भागों में डिवाइड था, पूर्व और जनपद में। जनपद को क्या कहा जाता था, ग्राम। जाति पंचायत क्या थी, इससे निर्वाचित व्यक्ति ही राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। तो अब देखेंगे कि हम महाभारत काल में हमारा क्या था कि इसमें जो सबसे छोटी इकाई थी हमारी वो क्या थी, ग्राम थी। क्या था, ग्राम था। ग्राम को क्या बोला जाता था, ग्रामिक। उससे ऊपर क्या था, 10 ग्राम के समूह को क्या बोला जाता था, दशक। नेक्स्ट हमारा था उसके बाद जो 20 ग्राम का समूह था उसको विषभ बोले थे या विंश अधिपति बोला जाता था। और उससे ऊपर 100 ग्राम का समूह जो था उसको सदग्राम अध्यक्ष बोला जाता था। और उससे ऊपर हमारा 1000 ग्राम का जो समूह था उसको सदग्राम पति बोला जाता था। तो सबसे छोटी इकाई हमारी क्या थी, ग्राम थी, जिसको क्या बोला जाता था, ग्रामिक। और जो सबसे उच्च इकाई थी 1000 ग्रामों का समूह, उसको क्या बोला जाता था, सदग्राम पति बोला जाता था। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो महाभारत काल था उसमें रामायण और एक महाभारत था। तो महाभारत को हम डिटेल से डिस्कशन किए। जो हमारा ग्राम था उसको ग्रामिक कहा जाता था, जो 10 ग्राम का समूह दशक, 20 ग्राम के समूह को विंशाधिपति, 100 ग्राम के समूह को सदग्राम अध्यक्ष और 1000 ग्राम के समूह को सदग्राम पति कहा जाता था। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल संक्षेप में आप इसको पढ़ रहे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन इससे बाहर न जाए। हमारी कोशिश ये है कि कहीं से भी कुछ पूछ ले जिससे बाहर आप इससे न कर हो पाए। अब आते हैं दूसरा, वैदिक काल की जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी वो क्या थी। सबसे छोटा क्या था, कुल या कुटुंब जिसको बोलते हैं, परिवार जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता था, कुलुप या गृहपति। सेकंड था हमारा ग्राम, जिसको ग्रामीणी कहा जाता था। तो वैदिक काल में क्या कहा जाता था, ग्रामीणी। और महाभारत काल में क्या बोला जाता था, ग्रामिक। इसको आपको ध्यान रखना है इस बात को। उसके बाद जो विंश थे, विंश को विस्पति बोला जाता था। जन को क्या बोला जाता था, गोप। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और राष्ट्र को क्या बोला जाता था, राजन। तो हम देखें कि जो वैदिक काल की प्रशासनिक इकाइयाँ थीं,
इसमें सबसे छोटी इकाई कुल या कुटुंब होती थी, जिसको क्या बोला जाता था, कुलूप या गृहपति। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो प्राचीन काल में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियाँ क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मौजा है, मौजा को क्या बोला जाता था, गाँव का समूह बोला जाता था। मौजा को क्या बोलते हैं, गाँव का समूह। अब आता है पटवारी, जो हम लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है कि प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित पटवारी को क्या बोला जाता था, क्या उसका कार्य क्या था। तो ये ग्राम प्रधान का क्या होता है, सहयोगी होता था। उससे उर था, उर को क्या बोला जाता था, लोगों की संस्था। उसके बाद ग्रामपति या महत्तर को क्या बोला जाता था, ग्राम, ये क्या करता था, इसका कार्य ग्राम प्रशासन का कार्य था। गौलमिक क्या करता था, ग्रामीण प्रशासक था। जो गोप था, हदबंदी का कार्य करता था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 3rd एंड 7th था। तो गोप था, हदबंदी का कार्य करता था। जो ग्रामीणी था, ग्राम प्रशासन अधिकारी इसको बोलते थे। और जो ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ था, वैदिक साहित्य में। तो आ सकता है अगर क्वेश्चन कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ, तो वैदिक साहित्य में। जो पटवारी है, इसका काम क्या था, तो ग्राम प्रधान का ये क्या होता था, सहयोगी। मौजा का काम किसको बोलते थे, तो गांव के समूह को क्या बोला जाता था, मौजा। हदबंदी का कार्य कौन करता था, तो कौन करता था, गोप करता था। और जो ग्रामीणी होता था, वो क्या होता था, ग्राम प्रशासन का अधिकारी। अब आपको हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा जान गए, महाभारत काल देखे, वैदिक सभ्यता देखे। इसके बाद आपको देखते हैं कि जो गोप था, गोप क्या करता था, ग्रामीणी क्या था, पटवारी क्या था, कि ग्राम प्रधानों को सहायता करना था। अब आते हैं एक नोट पॉइंट क्या दिखा है, कि जो नोट पॉइंट है हमारा, ये क्या है, प्राचीन काल में नगरों को पुर कहा जाता था। तो जो नगर थे उसको क्या बोला जाता था, पुर। इसका प्रमुख कौन था, नागरिक होता था। तो प्राचीन काल में नगरों को पुर कहा जाता था, और जनपद को क्या कहा जाता था, ग्राम। और जो पुर नगर था, इसके प्रमुख को क्या बोला जाता था, नागरिक। अब देखते हैं प्राचीन काल का इतिहास क्या है। तो प्राचीन काल में अब हम आ जाते हैं, अब तक वैदिक सभ्यता पढ़े। वैदिक काल में हम ग्राम क्या था, तो वैदिक सभ्यता में ग्राम को ग्रामीणी कहा जाता था। और उसके बाद ग्रामीण कब कहा जाता था, इसको आप डिटेल से डिस्कशन कर चुके। अब आते हैं प्राचीन काल का इतिहास। तो हमारा मौर्य एवं मौर्योत्तर काल क्या है, सबसे पहले मौर्य एवं मौर्योत्तर काल देखते हैं। तो इसमें वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्राम का मुखिया ग्राम का शासन चलाता था। तो वृद्धों की इसमें परिषद होती थी, एक परिषद, जिसमें ग्राम का एक मुखिया होता है, तो ग्राम का क्या चलाता था, शासन। मौर्य काल में चाणक्य, कौटिल्य के बारे में आप जानते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में ग्राम पंचायतों का क्या है, उल्लेख है। तो हम मौर्य काल में देखें कि वृद्धों की एक परिषद होती थी, जिसका एक मुखिया होता था, जो ग्राम का क्या चलाता था, शासन। अब देखते हैं कि मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थीं। तो मौर्य काल की प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी, हमारा मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे नीचे ग्राम होता था, उससे ऊपर संग्रहण होता था, उससे ऊपर खारवाटिक थे, उससे ऊपर द्रोणमुख था, उससे ऊपर स्थानीय था, उससे ऊपर आहार या जिला, इसी को विषय बोलते थे, उससे ऊपर मंडल था, उससे ऊपर प्रांत था। तो सबसे छोटी इकाई जो थी, ग्रामीणी थी, ग्राम था। ग्राम को इसमें भी क्या बोला गया, ग्रामीणी। उससे ऊपर जो संग्रहण था, वो 10 गाँव का क्या था, समूह को क्या बोला जाता था, संग्रहण। तो मौर्य काल में 10 गाँव के समूह को क्या बोला जाता था, संग्रहण। और 200 गाँव के समूह को क्या बोला जाता था, खारवाटिक। 400 गाँव के समूह को क्या बोला जाता था, द्रोणमुख। 800 गाँव के समूह को क्या बोला जाता है, स्थानीय। और जो आहार था या जिला था, उसी को विषय भी बोलते थे। उसका जो मुख्य था, उसको क्या बोलते थे, स्थानिक या विषय पति। जो हमारा मंडल था, उसको क्या बोला जाता था, प्रदेष्टा या प्रादेशिक। जो प्रांत था, उस प्रांत में हमारा क्या बैठता था, कुमार या आर्यपुत्र बैठता था। तो मौर्य काल की ये प्रशासनिक व्यवस्था देख ली है। मौर्य काल में एक वृद्धों की सभा होती थी, जिसमें एक ग्राम का मुखिया होता था, जो ग्राम का शासन चलाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में ग्राम पंचायत का भी उल्लेख किया गया। अब आते हैं, ये तो मौर्य काल था। तो मौर्य काल में हम देख लिए कि ग्राम था, संग्रहण, खारवाटिक, द्रोणमुख, स्थानीय, ये क्या होते हैं। अब आते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल क्या था।
तो गुप्तोत्तर काल में जो विषयपति होता था, एक विषयपति होता था, उसको जिलाधिकारी बोलते थे। और जो ग्रामिक होता था उसको ग्रामिक क्या था, हमारा ग्राम प्रधान था। किसमें? गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल में, गुप्तो काल के बाद के काल में। और जो पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ था उसको कुमार माता बोलते थे। क्या बोलते थे? कुमार मात्य बोलते थे, कुमार मात्य बोलते थे। अब जो इसकी स्थानीय प्रशासन थी गुप्त काल की, इसमें जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी हमारी सबसे छोटी इकाई? तो ग्राम था सबसे छोटी इकाई, जिसमें इसमें ग्रामिक बोला गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि कब ग्रामीणी बोला गया, किस में ग्रामिक बोला गया। तो आप गुप्त काल में ग्रामिक देख रहे हैं, मौर्य काल में ग्रामीणी है। ऐसे महाभारत काल में क्या था, वैदिक सभ्यता में क्या था। अब जो हमारा ये है गुप्त काल में, ये पेट होता था, जो ग्राम से बड़ी इकाई होती थी उसको क्या बोला जाता है? पेट। उससे एक बड़ी इकाई कौन थी? तहसील, जिसको क्या बोला जाता था? वीथी। उससे ऊपर जो था वो जिला हमारा था, जिसको विषय या आहार बोलते थे। उसके बाद प्रांत था, प्रांत को देश, अवनि या भुक्ति बोला जाता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रांतों को गुप्त काल में क्या बोला जाता था? तो देश, अवनि या भुक्ति। उससे ऊपर केंद्र था, केंद्र में कौन बैठता था? तो राजा बैठता था। तो ये हम देख लिए कि हमारा गुप्त काल में कैसी व्यवस्थाएं थी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी। ग्रामिक में ग्राम प्रधान का कार्य क्या था, क्या होता है। पदाधिकारियों का श्रेष्ठ कुमार मात्य था। और ये स्थानीय प्रशासन देख लिए कि हमारा ग्राम, पेट, तहसील, जिला, प्रांत, केंद्र, ये सारी चीज़ें डिस्कशन कर दिए डिटेल से। इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आपका मार्क्स अच्छा आ सके और कहीं से बाहर क्वेश्चन ना बन सके। और आपका भी दायित्व बनता है कि आपको हर एक स्टूडेंट से अच्छा बनना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, जिससे आपको एक एक मार्क्स आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे, कुछ छूटे न आपको। इसलिए कई सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको डिस्कशन कराई जा रही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मध्यकाल। मध्यकाल में देखते हैं जो सल्तनत काल था। मध्यकाल में जो सल्तनत काल था और मुगल काल था। तो सल्तनत काल में जो थी, राजा प्रांतों में विभाजित था। राज्य जो था प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें विलायत कहते थे। क्या कहते थे? विलायत। तो राज्य जो था प्रांतों में, जैसे आज के राज्य हमारे ज़िलों में विभाजित हैं, उस टाइम के सल्तनत काल में राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें क्या कहा जाता था? विलायत कहते थे। जो इसका ग्राम प्रशासन था उसमें मुकद्दम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें पटवारी की बात की गई है, चौधरी। तो मुकद्दम क्या था? प्रशासन था, प्रशासनिक कार्य करता था। जो पटवारी था वो राजस्व संग्रह करता था। जो चौधरी था ये पंचों की सहायता से विवाद का समाधान करता था। तो मध्यकाल में, सल्तनत काल में देखें कि जो ग्राम प्रशासन था 3 थे उसमें, मुकद्दम, पटवारी और चौधरी। चौधरी का कार्य पंचों की सहायता से विवाद समाधान करता था। पटवारी क्या था? राजस्व संग्रह करता था। अब आते हैं मुगल काल में। मुगल काल में जो सबसे छोटा इकाई था गांव, गांव से ऊपर क्या था? परगना, उससे ऊपर सरकार, उससे ऊपर प्रांत थे, प्रांत के ऊपर क्या है? केंद्र। आज भी राज्य के ऊपर क्या है हमारा? सेंट्रल या केंद्र है। केंद्र क्या था? सर्वोच्च था। अब मुगल काल में जातिवादी और सामंतवादी प्रणाली चली, जिसके कारण जो हमारी ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था थी ये क्या हुई? बहुत इसको क्षति पहुंची। तो हम जान गए कि मुगल काल में क्या था, सल्तनत काल में क्या है, कैसी ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था थी, पटवारी का कार्य क्या था? राजस्व संग्रह करना। ऐसे हम वैदिक काल देखें, मौर्योत्तर काल देखें, मौर्य काल देखें, गुप्त काल के बारे में डिटेल डिस्कशन आप किए। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है कि ब्रिटिश काल। अब जब मुगल काल के बाद हमारा कौन शुरू होता है? ब्रिटिश काल। अब ब्रिटिश काल में ये देखते हैं कि कैसा क्या प्रशासनिक व्यवस्था है। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले आप सुने होंगे 1870 में लॉर्ड मेयो ने प्रस्ताव से स्थानीय सुशासन की दिशा में क्या किया? पहला प्रयास किया, प्रारंभ किया। तो पहला प्रयास प्रारंभ कौन किया? 1870 में मेयो। कौन था? मेयो किया। उसके बाद 1882 की बात आती है कि लॉर्ड रिपन जो थे, इन्होंने स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो हमारी स्थानीय संस्थाएं थी, जो ग्रामीण से समस्या व्यवस्थाएँ थी, इसमें इन्होंने लोकतांत्रिक एक ढांचा प्रदान किया। उसके बाद आता है 1907 की बात। 1907 में एक CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाता है।
किसके गठन किया जाता है? रॉयल कमीशन का गठन किया जाता है। उसके बाद आता है 1909 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1909 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1907 में इनकी अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया गया। 1902 साल बाद इन्होंने अपनी क्या की? रिपोर्ट सौंपी। तो ब्रिटिश काल में पहला किसके जाता है? 1870 में प्रयास कौन किया? लॉर्ड मेयो। उसके बाद जो लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया वो कौन था? लॉर्ड रिपन। अब आते हैं उसके बाद हमारा जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। कब आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? 1919 में। इन्होंने स्थानीय स्वशासन का विषय प्रांतों को सौंप दिया। तो जितनी भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो भी समस्याएं या जो भी विषय था, इसको किसको दे दिया? प्रांत को दे दिया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा, तो ये हम जान गया कि हमारा वैदिक सभ्यता क्या थी। उसके बाद मौर्य काल देखे, डिटेल से डिस्कशन किए। महाभारत काल देखे, रामायण था उसमें। उसके बाद आप देखें मौर्य काल, सल्तनत काल देखें, मुग़ल काल में क्या क्या था, कैसी व्यवस्थाएं थी। इसके बाद हम आते हैं ब्रिटिश काल में, जो कि ये लास्ट था। ब्रिटिश काल के बाद कैसी कैसी प्रयास किया गया ग्रामीण से संबंधित। अब आते हैं नेक्स्ट। अब एक क्लास और आपका इम्पोर्टेंट और बचता है, जिसमें आपको जितनी ग्रामीण से संबंधित जो भी हैं, जैसे बलवंत राय मेहता, अशोक समिति, एक क्लास और इसको आपको ले आएंगे, जो ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में, जो इससे बाहर तो नहीं जाना चाहिए। और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। आपका दायित्व बनता है कि आप इसको एक नज़र ज़रूर देख कर के जाएँ कहीं से, जिससे इससे बाहर क्वेश्चन न बने आपको। तो अब देख लेते हैं आज नेक्स्ट में आपको 10 क्वेश्चन कराते हैं, जो कि 10-10 क्वेश्चन का एक सेट दिया जाएगा। आपकी क्लासें बीच में डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ी तबीयत की वजह से, लेकिन अब आपको क्लास बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे हमारी यूट्यूब चैनल से फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आप फ्री में ये ना समझें कि फ्री में है, पेड क्लास में कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है। आपको हम लोग सेलेक्टेड हैं, लेखपाल में हम DV करा चुके हैं, तो जिससे हमें अनुभव भी है, तो हम अपना अनुभव आपके सामने साझा कर सकते हैं। और आपका दायित्व तो ये बनता है कि आप इसे फ्री में ना मान करके आप इसको एक क्लास को, बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत लेंदी वीडियो नहीं है, तो आप इसको एक बार नज़र ज़रूर पढ़ करके जाएं कुछ। अब आते हैं हम आपको ग्राम विकास भारतीय संदर्भ से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो हम पिछले क्लास में भी 8 से 10 क्वेश्चन कराए थे, इस क्लास में भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप एक बार ज़रूर देख करके जाइए। तो ये देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा नगरवाद अर्थ है। तो नगरवाद अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा है नगरीय जीवन शैली, ऑप्शन बी ग्रामीण नगरीय प्रवास, ऑप्शन सी औपचारिक संबंध क्या है, ऑप्शन डी नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो नगरवाद का अर्थ जो है वो हमारा नगरवाद का मेन अर्थ क्या है? तो हम इसमें देखते हैं जो नगरवाद का मेन अर्थ है वो हमारा क्या है? नगरीय जीवन शैली। ये नगरीय जीवन शैली हमारा क्या बताता है? नगरवाद के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामाजिक संरचना शब्द से किसका बोध होता है? तो जो सामाजिक संरचना शब्द से किसका बोध होता है? ऑप्शन ए है बाह्य स्वरूप, ऑप्शन बी है आंतरिक स्वरूप, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक संरचना शब्द है इसमें किसका बोध होता है? तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं सामाजिक संरचना के बारे में डिटेल से। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, वाह है स्वरूप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो समाज संबंधों का ताना बाना है यह कथन किसने कहा? तो आपको ये जरूर इन विद्वानों के बारे में जानना है जो हमारे ग्रामीण समाज के बारे में बोले हैं, ग्राम से संबंधित। तो समाज संबंधों का ताना बाना है ये कथन किसने कहा है? मैकाइवर ने, या हॉकिंस ने, या गिन्सबर्ग, या लापिडियर ने?
तो जो ये समाज संबंधों का ताना बाना ये कौन कहा? मैकाइवर एक विद्वान थे, इन्होंने कहा। क्या कहा? समाज संबंधों का ताना बाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 4, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? पहला चार्ल्स कोले का, ऑप्शन बी डॉक्टर GS घुरिये का, ऑप्शन सी MN श्रीनिवासन का, या ऑप्शन डी मजूमदार एवं मदान का। तो जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन हमारा मजूमदार एवं कौन कहा? मदान का है। क्या कि जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। संस्कृतिकरण विचारधारा से संबंधित विचारक का नाम क्या है? तो ये कौन वैज्ञानिक कहे, विद्वान कहे? तो चार्ल्स कूले कहे, या NK दत्ता कहे, या ऑप्शन सी PN प्रभु कहे, या ऑप्शन डी MN श्रीनिवास बोले। तो ये हमारा जो इसमें आंसर है कि संस्कृतिकरण विचारधारा से संबंधित किस विचारक का नाम है? तो ऑप्शन डी है MN श्रीनिवासन। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसने कहा गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतः दर्शाता है? तो ऑप्शन ए कार्वे, ऑप्शन बी सिम्स, ऑप्शन सी देसाई, या ऑप्शन डी बर्गल। तो जो इसमें ऑप्शन सही वो कौन सा ऑप्शन सही है? सिम्स। सिम्स जी ने क्या कहा कि गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतः क्या करता है? दर्शाता है। आज भी हमारा गांव समाज क्या है? कृषक है, किसान हैं, और वो खेतों पर क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किस स्तर पर देखा जा सकता है? तो पहला व्यक्ति स्तर पर, ऑप्शन बी समूह स्तर पर, ऑप्शन सी समस्त समाज पर, या ऑप्शन डी इन सभी स्तरों पर। तो जो इसमें हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, वो हमारा इन सभी स्तरों पर। कौन सा? व्यक्ति भी है, समूह भी है, और क्या है? समस्त समाज भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए MN श्रीनिवासन जी हैं, ऑप्शन बी AC दुबे हैं, SC दुबे हैं, ऑप्शन सी ऑस्कर लेविस हैं, या ऑप्शन डी एड्रिन मेयर हैं। तो जो इसमें अब ऑप्शन सही होगा कौन है? SC दुबे। कौन लिखे हैं? इंडियन विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। नगरीकरण जीवन की एक पद्धति है, किस विद्वान का कथन है? पहला थॉमस मूरे, ऑप्शन बी ब्लूमैन, ऑप्शन सी ग्राफमैन, या ऑप्शन डी लुइस बर्थ। तो नगरीकरण जीवन की एक पद्धति है, यह हमारा किस वैज्ञानिक जी ने बोला है? तो लुइस बर्थ जी ने, ये विद्वान ने बोले हैं। क्या बोले? कि नगरीकरण जीवन की एक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नगरों को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पृष्ठ प्रदेश, ऑप्शन बी नगरी पड़ोस, या ऑप्शन सी उपनगर, या ऑप्शन डी मलिन बस्ती। नगर को जो चारों ओर से घेरता है उस ग्रामीण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो उस ग्रामीण क्षेत्र को क्या बोला जाता है? उपनगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। नगरों के अस्तित्व में आने का कारण क्या है? पहला औद्योगिकरण, ऑप्शन बी कृषि का विकास, ऑप्शन सी जनसंख्या का संचालन, या ऑप्शन डी द्वितीयक संबंध। तो जो नगरों का अस्तित्व में आने का कारण मेन है वो हमारा क्या है? औद्योगिकरण है। तो आज का यही क्लास आपको समाप्त करते हैं और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये हमारा लेखपाल से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित ये क्लास दूसरा है। क्लास पहले फर्स्ट में आपको डिटेल से डिस्कशन किया जा चुका है। क्लास 2 में भी ग्राम विकास जो हमारी वैदिक सभ्यता से लेकर के मुगल काल के बारे में बताया गया, कैसी हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। अब एक क्लास और आपका नेक्स्ट क्लास आएगा। एक क्लास 3 में भी पंचायती से संबंधित क्या है, उससे संबंधित कौन सी योजनाएं चलाई गई, जो ग्राम से संबंधित, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं थीं, उसके बारे में आपको डिटेल से एक क्लास और दिया जाएगा। तो आपका दायित्व ये बनता है कि आप बेहतर से बेहतर आपको हमारा कंटेंट देख कर के जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही आपको हमें मोटिवेट करता है, जिससे हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं बेहतर से बेहतर कंटेंट। तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को
और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज यहीं हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास हमारा आएगा।